डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का पहला अध्याय संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ेंगे। तो संबंध एवं फलन इसको पढ़ने से पहले हम 11वीं क्लास में एक बार पहुंचते हैं कि 11वीं क्लास में हमने संबंध के बारे में क्या सीखा था। तो 11वीं क्लास में हमने सबसे पहले कार्तीय गुणन के बारे में सीखा था कि कार्तीय गुणन किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो वो उसकी एक बार हम दोहराई करवाते हैं आपको। जैसे हमारे पास दो अरिक्त समुच्चय होते हैं कि 1, 2, 3 इसके ये अवयव हैं और दूसरा अरिक्त समुच्चय है 7, 8, 9। हमने कोई दो अरिक्त समुच्चय ले लिए तो इनका हमें कार्तीय गुणनफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते थे हम? इसको a गुणा b से दर्शाते थे और ये इस टाइप से कि पहला अवयव पहले इन तीनों के साथ क्रमित युग्म में आएगा, 1, 7, 1, 8, 1, 9। इसी तरह से दूसरा अवयव तीनों के साथ आएगा, 2, 7, 2, 8, 2, 9। इसी तरह से तीसरा अवयव भी तीनों के साथ आ जाएगा, 3, 7, 3, 8 और 3, 9। तो इस तरह से हम कार्तीय गुणन ज्ञात करते थे। तो यहाँ पे जो पहला अवयव है, पहला अवयव पहले समुच्चय का होता है और जो दूसरा अवयव है वो दूसरे समुच्चय से होगा। तो ये जितने भी क्रमित युग्म है सब में ऐसा ही है कि पहला अवयव पहले समुच्चय से है, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से है, पहला अवयव पहले समुच्चय से, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से है, सभी क्रमित युगों में। कार्तीय गुणन के बाद हम इस बात पे चलते हैं कि संबंध क्या होता है। संबंध क्या होता है? संबंध जो है वो हमेशा दो वस्तुओं के बीच में होता है। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि संबंध हमेशा दो वस्तुओं के बीच होता है। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, राम सोहन का पिता है। एक एग्जांपल और लेता हूं, ए बी पी क्यू के समानांतर है। यहां देखो, राम और सोहन के बीच में संबंध है, किसका है? पिता का है। यानी यहाँ पे दो आदमी हैं और उनका आपस में संबंध है। अब ए बी पी क्यू के समांतर है। अब यहाँ दो रेखाओं का संबंध है और कैसा संबंध है कि वे दोनों समांतर है। तो इस हिसाब से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। और जैसा हमने ये दो समुच्चय लिए थे, अब इनके बीच में किस तरह से संबंध स्थापित होगा ये दर्शाते हैं। जैसे मान लिया ये समुच्चय ए हमने माना था, इसमें अवयव 1, 2, 3 है। एक दूसरा समुच्चय और मानना था बी, इसमें 7, 8 और 9 ये अवयव है। अब हमें एक संबंध आर स्थापित करना है ए से बी के बीच में, यानी सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय। ये संबंध आर इस टाइप से है कि b बराबर
a+5 लिया हमने, जहां पे a जो है पहले समुच्चय से संबंध रखता है और b दूसरे समुच्चय से संबंध रखता है। इस तरह से हमने एक ये संबंध स्थापित किया। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, b बराबर a+5 है। अब a में देखो पहला एलिमेंट क्या है, 1 है। अगर a की जगह हम 1 रखते हैं तो b कितना आता है, 1 और 5 6। अगर a की जगह 2 रखते हैं तो b की जगह कितना आएगा, 7। अगर a की जगह 3 रखते हैं तो b की जगह आ जाएगा 8। तो यहाँ पे पहला जो क्रमित युग्म है वो ये आया 1 6, दूसरा क्रमित युग्म आया 2 7 और तीसरा क्रमित युग्म आया 3 8। अब ये देखो पहला अवयव जो है वो a में होना चाहिए और दूसरा अवयव b में होना चाहिए। तो यहाँ देखें कि पहला अवयव तो a में है लेकिन 6 b में नहीं है, तो ये इसका संबंध नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं कि a में 2 है b में 7 है, तो ये संबंध है। तीसरा a में 3 है और b में 8 है, ये भी संबंध है। तो इसके जो संबंध बने वो कौन कौन से बने, r के बराबर जो संबंध आए वो एक तो 2 और 7 बना है और एक 3 और 8 बना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एक संबंध दिया होगा और उससे हमें देखना है कि इनके बीच में कितने संबंध बनेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये r आया है, ये संबंध जो आया है ये क्या है, ये जो हमारा कार्तीय गुणनफल था उसका एक उपसमुच्चय है। तो अतः हम कह सकते हैं कि संबंध कार्तीय गुणनफल का एक उपसमुच्चय होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने 11वीं क्लास में भी संबंध पढ़े थे और अब 12वीं क्लास में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है ये चीज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे 11वीं क्लास में हमने जो पढ़ा वो ये था कि हमारे पास 2 समुच्चय होते थे, A और समुच्चय B, और जो हम संबंध स्थापित करते थे वो A के अवयवों का संबंध B के अवयवों से संबंध स्थापित करते थे। जैसे संबंध R इस टाइप से दर्शाया जाता था, ये क्रमित युग्म के रूप में दर्शाया जाता था, जैसे हमने क्रमित युग्म लिखा है। और इन दोनों अवयवों के बीच आपस में कोई संबंध होता था, जहां पे पहला अवयव पहले समुच्चय से होता था और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से होता था। यानी पहला अवयव पहले समुच्चय से संबंध रखता था और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से संबंध रखता था। लेकिन अब क्या है 12वीं क्लास में ये है कि हमारे पास B की जगह भी A है, समुच्चय B की जगह भी समुच्चय A ही है। यानी जो यहाँ पे अवयव है वही सेम अवयव यहाँ है, सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है। तो यहाँ जो संबंध स्थापित होगा वो इस टाइप का होगा, वो क्रमित युग्म के रूप में तो होगा और इनका भी आपस में रिलेशन होगा, लेकिन ये दोनों के दोनों जो है ना वो A से ही संबंध रखते होंगे। यानी जो पहला अवयव है वो भी A से संबंध रखता है और जो दूसरा अवयव है वो भी A से ही संबंध रखेगा। सिर्फ इतना ही अंतर है कि यहाँ
11वीं क्लास में दो अलग अलग समुच्चय होते थे और 12वीं क्लास में दोनों समुच्चय सेम रहेंगे। आगे है संबंधों का प्रकार। ये संबंध कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो पहला प्रकार है रिक्त संबंध। हम जानते हैं कि जिस तरह से रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। उसी तरह से हम देखें कि रिक्त संबंध, तो ऐसा संबंध जिसमें कोई भी कर्मित युग्म ना हो, वो रिक्त संबंध कहलाता है। हम समझने के लिए ये लिख सकते हैं कि ऐसा संबंध जिसमें कोई भी कर्मित युग्म न हो, रिक्त संबंध कहलाता है। यानी इस परिभाषा को हमने समुच्चय की परिभाषा से जोड़ा है। जैसे रिक्त समुच्चय की परिभाषा होती है, उसी तरह से हम रिक्त संबंध की परिभाषा यहाँ पे बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे पहले एक उदाहरण ले रहे हैं, फिर इसकी मेन परिभाषा पे पहुंचेंगे। उदाहरण में जैसे हमने ये एक समुच्चय ए लिया, 1 2 3 4, और इस पे हमने एक संबंध स्थापित किया ए बी, यानी यहाँ पे ए भी ए से संबंध रखता है, बी भी ए से ही संबंध रखेगा। और ये संबंध इस तरीके से स्थापित किया है कि जो ए और बी का अंतर है वो 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ए में से ऐसे अवयव छांटने हैं जिनका अंतर 10 हो। यानी 1 1 का अंतर 10 नहीं हो सकता, 1 2 का भी नहीं हो सकता, 1 3 का भी नहीं हो सकता, 1 4 का भी नहीं हो सकता। इस तरह से ऐसा कोई भी कर्मित युग्म नहीं है जिनका अंतर 10 हो। जैसे सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी हम लें और उनका अंतर करें तो वो 3 ही आता है, 10 नहीं आता। तो ऐसा कोई कर्मित युग्म नहीं है जिनका अंतर 10 हो। तो ऐसे केस में ये जो संबंध होगा ये रिक्त संबंध होगा। और इसकी परिभाषा किस तरह से लिखेंगे? इसकी परिभाषा को इस तरह से लिखेंगे, किसी समुच्चय ए में संबंध R, किसी समुच्चय ए में संबंध R, यानी उस समुच्चय में संबंध जो है वो R से डिनोट किया गया है, को रिक्त तब कहेंगे जब ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित न हो। यानी जब हम ए का कोई एक अवयव लेते हैं वो दूसरे ए के ही अवयव से संबंध ना रखता हो, तो ऐसा संबंध रिक्त संबंध कहलाता है। आगे है दूसरी टाइप, सार्वत्रिक संबंध। किसी समुच्चय ए में संबंध R को सार्वत्रिक संबंध तब कहेंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंध रखता हो। यानी हरेक अवयव के साथ संबंध रखना चाहिए, और वो भी सेम सेट में ए में। तो इसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि जैसे ए के बराबर 1 2 3 है और R इस टाइप का एक संबंध स्थापित कर रहे हैं हम। ए बी ए से संबंध रखता है, बी भी ए से संबंध रखता है, और यहाँ पे b-1 पूर्णांक है
अब b-1 पूर्णांक है, यानी यहाँ पे जो हम क्रमित युग्म a और b का मान रखेंगे वो एक पूर्णांक होना चाहिए, वही हमारा संबंध है। तो संबंध में जो क्रमित युग्म आएंगे वो कैसे आएंगे, जैसे पहला अवयव हमने 1 लिया, 1 का इन सभी के साथ संबंध स्थापित करके देखते हैं कि क्या संबंध बनता है। जैसे 1-1, दोनों का अंतर कितना हुआ, 0, 0 एक पूर्णांक है तो ये R में आएगा। फिर हम दूसरा लेते हैं कि 1-2, तो यहाँ पे भी इनका अंतर एक पूर्णांक है। फिर 1-3, यानी पहले अवयव का हमने तीनों अवयवों के साथ संबंध दिखाया है, जो कि सत्य है। अब दूसरे का पहले के साथ ये भी एक पूर्णांक बनेगा अंतर, दूसरे का दूसरे के साथ इनका अंतर भी एक पूर्णांक है, दूसरे का तीसरे के साथ ये भी अंतर एक पूर्णांक है। अब तीसरे का पहले के साथ ये भी पूर्णांक, तीसरे का दूसरे के साथ ये भी पूर्णांक और तीसरे का तीसरे के साथ ये भी पूर्णांक। यानी यहाँ हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि A के प्रत्येक अवयव का संबंध A के सभी अवयवों के साथ है। यानी अगर हम A क्रॉस A भी करें तो वो भी यही सेम चीज आएगी। यानी A का कार्तीय गुणनफल A के साथ करें तो वो भी सेम चीज ही आएगी। अगर कार्तीय गुणनफल और जो संबंध है वो अगर बराबर है तो इसका मतलब जो संबंध है वो सार्वत्रिक संबंध है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इनकी कार्तीय गुणा करके कि वो भी सेम यही आई। तो अगर आपका संबंध कार्तीय गुणन के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ये सार्वत्रिक संबंध है। समतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव। समतुल्य संबंध, कोई भी संबंध कब कहलाएगा ये हमें देखना है। तो समुच्चय A पे परिभाषित संबंध R, समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R समतुल्य कहलाएगा यदि प्रत्येक A अगर A से संबंध रखता है तो A R से संबंध रखेगा। यानी जितने भी अवयव A में हैं उन सभी के लिए A R से संबंध रखेगा। यानी पहला अवयव और दूसरा अवयव दोनों सेम होने चाहिए। अब दूसरा है सममित यानी सिमेट्रिक। ये भी इसी तरीके से लिखेंगे कि समुच्चय A पे परिभाषित संबंध R, समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R सममित कहलाएगा यदि प्रत्येक, इसमें दो लेंगे हम, A1 A2 अगर A से संबंध रखता है के लिए, अगर A1 A2 R से संबंध रखता है, इससे हमें क्या प्राप्त हो, इससे यह प्राप्त हो कि A2 A1 भी R से संबंध रखेगा। तो यानी अगर A1 A2 R से संबंध रखता है तो A2 A1 भी R से संबंध रखता होना चाहिए, तभी ये सम्मित है, अदरवाइज सम्मित नहीं है। अब तीसरा है सकारात्मक यानी ट्रांजिटिव। यही बात सेम यहाँ पे लिखेंगे जो परिभाषा शुरुआत करने की है कि समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R
संक्रामक कहलाता है यदि प्रत्येक, जैसे पहले में हमने एक लिया था, इसमें दो अवयव लिए थे, इसमें तीन लेंगे। प्रत्येक A1, A2, A3 संबंध रखता है A के लिए हमें A1, A2 R से संबंध रखता है तथा A2, A3 से संबंध रखता है। तो इन दोनों से हमें क्या प्राप्त हो कि पहला अवयव और ये लास्ट का अवयव है, ये भी R से संबंध रखे। A1, A3 संबंध रखता है, R प्राप्त हो। यानी इसमें तीन अवयव हम लेंगे, पहला दूसरा R से संबंध रखता है, दूसरा तीसरा भी R से संबंध रखता है। तो पहला और तीसरा भी R से संबंध रखता होना चाहिए, तभी ये संक्रामक है, अदरवाइज संक्रामक नहीं है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं जिसमें आपको ये तीनों परिभाषाएं समतुल्य, सम्मित और संक्रामक की क्लियर हो जाएगी। जैसे हमने एक समुच्चय A लिया और उस पे संबंध R इस तरह से दर्शाया है, तो पहले हम ये चेक करते हैं कि ये समतुल्य है, फिर ये चेक करेंगे कि ये सम्मित है कि नहीं है, फिर ये चेक करेंगे कि ये संक्रामक है कि नहीं है। तो पहले समतुल्य चेक करेंगे कि ये समतुल्य है या नहीं है। समतुल्य की परिभाषा क्या है कि प्रत्येक A अगर A से संबंध रखता है तो A R से संबंध रखता होना चाहिए। तो यहाँ A की जगह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो R में हमारा क्या होना चाहिए? R में 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए और 4 4 भी होना चाहिए। अगर ये चारों चीजें हैं, जैसे A में 1 2 3 4 है, तो ये चारों इस तरह से अगर R में है तो समतुल्य है, नहीं तो समतुल्य नहीं है। चेक करते हैं। 1 1 भी यहाँ मौजूद है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। तो चारों यहाँ पे मौजूद है, तो इसका मतलब जो R है वो समतुल्य है, R समतुल्य है। अगर इनमें से एक भी नहीं होता, जैसे मान लिया कि ये 3 3 नहीं होता यहाँ पे, तो ऐसे केस में ये समतुल्य नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक A के लिए सेटिस्फाई नहीं होता। अब हम सम्मित चेक करते हैं इसका। सम्मित क्या कहता है कि प्रत्येक A1 A2 अगर A से संबंध रखता है और यहाँ पे A1 A2 जो ऑर्डर पे है वो R से संबंध रखे और इसका विपरीत भी इसी R में होना चाहिए, यानी पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले भी R में होगा तो ये सम्मित है, अदरवाइज सम्मित नहीं है। यहाँ देखते हैं, जिस तरह से जो दोनों एक जैसे हैं उनको तो हम छोड़ देंगे, बचे हुए में चेक करेंगे। जैसे 1 2 हमारा R में है, तो ये होना चाहिए कि 2 1 भी R में हो, 2 1 भी R में है, 1 2 R में है तो 2 1 भी R में है, तो इसका मतलब ये सम्मित है, क्योंकि और तो कोई अवयव बचा ही नहीं, बाकी तो सारे ये डबलेट थे, यानी जो दोनों एक जैसे थे वो है, और बचे दो में जो ये संबंध बन रहा है ये सम्मित संबंध बन रहा है, क्योंकि 1 2 अगर R से संबंध रखता है तो 2 1 भी R में है, तो इसका मतलब ये R सम्मित है। तीसरा हम चेक करते हैं संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक के लिए ये होता है कि प्रत्येक A1 A2 A3 अगर A से संबंध रखता है तो A1 A2 R से संबंध रखे, A2 A3 R से संबंध रखे, तो इससे हमें जो प्राप्त होगा वो ये होगा कि A1 A3 भी अगर R से संबंध रखता है तो ये संक्रामक है, नहीं तो नहीं है। इस केस में हम देखते हैं
कि 1 2 जो है वो आर से संबंध रखता है, 2 1 भी आर से संबंध रखता है। अब क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए कि पहला और तीसरा यानी 1 1 भी आर से संबंध रखता हुआ होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है, जो कि सत्य है। तो अतः ये संक्रामक भी है। अतः दिया गया जो उदाहरण है वो समतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। यानी ये तीनों कंडीशन पूरी करता है दिया हुआ उदाहरण। अब हम आपके सामने एक ऐसा उदाहरण ले रहे हैं जो इन तीनों में से किसी भी कंडीशन को पूरा नहीं करता। तो इस उदाहरण में हमें ये है कि समुच्चय ए में वही एलिमेंट लिए हमने 1 2 3 4 और आर इस तरह से दर्शाया है 1 2 3 4 और 4 3, ये संबंध दर्शा लिया। अब दिखाना है कि ये संबंध समतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है या तीनों ही नहीं है। तो पहले हम समतुल्य चेक करते हैं। समतुल्य के लिए हमारे आर में क्या क्या होने चाहिए, आर में कौन कौन से अवयव होने चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए और 4 4 भी होना चाहिए। ये अवयव होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये 4 दे रखा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो न तो 1 1 है, न 2 2 है, न 3 3 है, न 4 4 है। तो यहाँ 1 भी नहीं है, तो ये समतुल्य नहीं है। होने क्या चाहिए थे, होने तो चारों चाहिए थी। अगर 1 भी इन चारों में से कम है तो वो समतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि क्योंकि 1 1 संबंध आर में नहीं है, अतः ये समतुल्य नहीं है। अब दूसरा सम्मित चेक करते हैं। सम्मित चेक करने के लिए जैसे हमारे पास 1 2 आर में है तो क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए कि 2 1 भी आर में हो। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, 2 1 आर से संबंध नहीं रखता। 1 2 तो आर से संबंध रखता है, लेकिन इसका जो विपरीत है वो आर से संबंध नहीं रखता। तो अतः यह संबंध सम्मित भी नहीं है। अब तीसरा हम लेते हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या करें, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 4 आर में है और साथ में 4 3 भी आर में है। तो संक्रामक क्या कहता है कि अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है तो ए सी भी आर में होना चाहिए, तो संक्रामक है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ से क्या होना चाहिए था, यहाँ से ये होना चाहिए था कि 3 3 यानी पहला और लास्ट ये भी कहाँ हो, आर में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अतः यह संबंध संक्रामक भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने 2 उदाहरण लिए। पहला उदाहरण ये लिया था कि जिसमें हमारा जो संबंध था समतुल्य भी था, सम्मित था और संक्रामक भी था। और दूसरे उदाहरण में हमने ये लिया कि हमारा जो रिलेशन है वो न तो समतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक है। आगे है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है कि ऐसा संबंध जो समतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तो वो संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। यानी इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे
कि ए पे परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह समतुल्य हो, सममित हो तथा संक्रामक भी हो। तुल्यता संबंध किसे कहेंगे? ऐसा संबंध जो समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो, वो तुल्यता संबंध कहलाता है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है।